साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब में कमी ना छोड़े। दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। विश्व पृथ्वी सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों स्थान है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे है दोस्तों? ब्राज़ील में है। वर्ष दोस्तों 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। आयोजक संयुक्त राष्ट्र होता है दोस्तों, UN। अन्य नाम दोस्तों हैं, अन्य नाम में रियो पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों कहाँ अन्य नाम क्या है? रियो पृथ्वी सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका जो टैगलाइन है, हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी। उपलब्धियों की बात की जाए दोस्तों, मुख्य उपलब्धियाँ क्या है? एजेंडा 21, रियो घोषणा, जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिशमय, जैव विविधता अभिशमय, वन सिद्धांत। इसके बाद में दोस्तों सतत विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना, 27 सिद्धांत पर आधारित पर्यावरणीय घोषणा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक अभिशमय पर हस्ताक्षर शुरू हुए, जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अभिशमय अपनाया गया, वनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए सिद्धांत स्वीकार किए गए। इसके बाद में दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य भी अलग से मैंने बना रखा है, इसे रियो पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। दोस्तों यह पर्यावरण और सतत विकास पर आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलनों में से एक है। यह सतत विकास, बेहतर भविष्य के पर काम करता है। अगला आता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1987 में हुआ था। और स्थान की बात करें तो स्थान है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 1989 को। इसके बाद में दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने यह चित्र के माध्यम से विस्तृत आपको बता रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यह दोस्तों ओजोन परत है, ठीक है दोस्तों। और UV किरणें ये निकल रही हैं, ठीक है, ये सूर्य की किरणें आ रही हैं और यह विस्तृत मैंने बता रखा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे ODS, जैसे CFS, SCT इसको बोलते हैं, आदि के उत्पादन और उपयोग की चरणबद्ध तरीकों से समाप्त करना। महत्व है दोस्तों, इसे विश्व का सबसे सफल पर्यावरणीय समझौता माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों भारत सदस्य कब बना दोस्तों इसका? 1992 में इस प्रोटोकॉल का जो सदस्य बना भारत। किगाली संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो किगाली संशोधन हुआ था 2016 में। SFCS के उपयोग में भी चरणबद्ध कमी का जो प्रावधान जोड़ा गया। एक लाइन में क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा के लिए ओजोन क्षयकारी गैसों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना है। ठीक है दोस्तों। अगला आता है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों जो 1814 से 1815 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वियना कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। अध्यक्ष मेटरनिख ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री हैं। मुख्य उद्देश्य दोस्तों नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शांति स्थापित करना और शक्ति संतुलन बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य निर्णय क्या है दोस्तों? मुख्य निर्णय है वो यूरोप का राजनीतिक मानचित्र पुनर्गठन किया गया। कई देशों में राजतंत्र की पुनर्स्थापना की गई। फ्रांस की सीमाएं सीमित कर दी गई। शक्ति संतुलन की नीति अपनाई गई ताकि कोई एक देश अत्यधिक शक्तिशाली न बने। जर्मन परिसंघ का गठन किया गया। दोस्तों परीक्षा हेतु एक पॉइंट है जो 1815 का वियना सम्मेलन नेपोलियन युद्धों के बाद
यूरोप में शांति और शक्ति संतुलन की और राजनीति की पुनर्स्थापना के लिए आयोजित किया गया। ग्लोबल वार्मिंग की जो दोस्तों परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है दोस्तों, पृथ्वी के औसत तापमान में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इसकी अधिकता के कारण होने वाली लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको दोस्तों मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है दोस्तों जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोल और डीजल का अधिक उपयोग होना, वनों की कटाई, इसके बाद दोस्तों उद्योगों और वाहनों से प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। ठीक है दोस्तों, ये कारण है और इसका प्रभाव क्या है दोस्तों? पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अगर ये चीज़ उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये है तो उसका प्रभाव, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? पृथ्वी का तापमान बढ़ना, हिमनद पिघलना, बर्फ़ का पिघलना कहते हैं, समुद्र तल बढ़ना, ठीक है दोस्तों, और अनियमित वर्षा, सूखापन होना और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाना। तो दोस्तों जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है इससे, इसका उपाय क्या है दोस्तों? इससे हम कैसे बचा सकते हैं? अधिक से अधिक हम वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके बाद नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन का जो कम उपयोग करना, ठीक है, ऊर्जा की बचत और प्रदूषण को हम नियंत्रित करना, इसके उपाय हम उसको बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों एक पंक्ति में कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के कारण पृथ्वी के औसत जो तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं और पृथ्वी पर जो तापमान जो बढ़ने के कारण है वो तापमान में जो वृद्धि होने लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण या लाभ, दोस्तों लाभ क्या है? लाभ ये है दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान जीवन के जो अनुकूल बनाए रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जल को जो तरल अवस्था में बनाए रखने में सहायता करता है। यह दोस्तों मैंने इसको मानचित्र के माध्यम से मैंने बता रखा है, ये सूर्य की किरणें आ रही हैं और यहाँ ऊष्मा को अवशोषित करती हैं फिर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पौधों, जीव जंतु और मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं CO2, CH4, N2O आदि। जलवायु और मौसम को संतुलित रखने में मदद करता है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 सेंटीग्रेड रहता है और यदि यह प्रभाव न हो तो तापमान लगभग 18 सेंटीग्रेड हो जा सकता है। इसके बाद दोस्तों कृषि और फसलों की वृद्धि के लिए जो अनुकूल तापमान प्रदान करता है, पृथ्वी को अत्यधिक जो ठंडा होने से बचाता है। इसके बाद में दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा गैस क्या है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? जीवाश्म ईंधन, वनों की कटाई, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत। अब होता है मीथेन। मीथेन है वो CH4 से हम मापते हैं और CO2 से अधिक प्रभावी है। इसका स्रोत है धान के खेत, पशुपालन और कचरा, यह होता है मीथेन के स्रोत। इसके बाद में दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें उसको N2O में प्रदर्शित करते हैं और स्रोत है रासायनिक उर्वरक, उद्योग और यह है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जल वाष्प, जल वाष्प को हम H2O, प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस, तापमान बढ़ने पर इसकी मात्रा भी बढ़ती है। इसके बाद में ओजोन, ओजोन को हम O3 से मापते हैं, सौरमंडल की ओजोन जो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCH, कृत्रिम गैस, रेफ्रिजरेटर AC, एरोसोल और ओजोन परत की जो भी नुकसान पहुंचाती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को HFC में प्रदर्शित करते हैं और CFC का विकल्प लेकिन शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। पर फ्लोरोकार्बन है वो PFC, इसका मतलब है वो एल्यूमिनियम उद्योग आदि से उत्सर्जित है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम आदि से उत्सर्जित है वो उद्योग आदि से कौन सी गैस उत्सर्जित है? तो पर फ्लोरोकार्बन। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है
करीब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो SF6 अत्यंत जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, विद्युत उपकरणों में उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर उद्योग में उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसको याद कैसे रखना है? CO2, CH4, N2O, H2O, O3, CFC, HFC, PFC, SF6, NF3। इसके माध्यम से दोस्तों बहुत ही अच्छी सी ट्रिक मैंने बना रखी है ये, और इसको बार बार 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें और ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है दोस्तों? इसमें CO2, CH4, N2O और CF, CH और H2O, यह दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस तरह का जो न्यू फैक्ट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और ऑल जो बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और मज़ेदार वीडियो अब की बार आने वाला है। तो